नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे पहले मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री जैन साहब के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कालका माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका स्वास्थ्य उत्तम सर्वोत्तम रखे, क्योंकि दिल्ली के धरोहर है वो और उनके स्वास्थ्य की चिंता हमें है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये एक बड़ा ज़रूरी है कि उनका श्री जैन साहब का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। एक आशंका व्यक्त कर रहा हूँ मैं, आपके सामने रख रहा हूँ। पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बीइंग ए दिल्ली का निवासी, मैं दिल्ली में 30 साल से रहता हूँ। अब वो तकनीकी रूप से सिर्फ वोट देने के लिए ही मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना वोट सरेंडर नहीं किया वहाँ से। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्थाओं से कंसर्न हूँ, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था मेरे को प्रभावित करती है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ही अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पतालों पर भरोसा नहीं है, तो वो किस भरोसे, किस मुंह से हमें भेज रहे हैं कि आप हमारे इन्हीं अस्पताल में जाइए, हमारा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पहला बात। दूसरा बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार, मैं ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं है। मैं बिल्कुल बड़ी साफ दिल से और एक दिल्ली के निवासी होने के नाते कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चाक चौबंद व्यवस्था करने के जगह वो इस विषय में उलझी हुई है, वो इस विषय में अपनी सारी ऊर्जा लगा रही है कि जो उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समझाने पर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट कार्यकर्ता के रूप में कह रहे हैं। मतलब उनको उपराज्यपाल के प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने में जितना आनंद आ रहा है, उससे अगर कम ऊर्जा लगाते तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकती थी। लेकिन ये अगर केजरीवाल अगर कोई बढ़िया काम कर दें तो फिर केजरीवाल ही किस बात का, फिर उनका नाम दिल्ली का बवाल अरविंद केजरीवाल कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने अपने अस्पतालों की जगह निजी अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित किया या उधर अपना इलाज कराए, तो उत्तर प्रदेश के कदावर नेता, जो कि पूर्व राज्यपाल भी हैं, उन्हीं का बेटा आजकल स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उसे अपने पिताजी और भाजपा के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से सांसद है, अटल जी के बाद उन्हीं की जिम्मेवारी थी। वही बेचारे आए और लखनऊ की गद्दी संभाला उन्होंने, अटल जी वाला। लेकिन उसके बाद भी उनकी जब तबीयत खराब हुई तो वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं किया, जबकि किंग जॉन मेडिकल कॉलेज लखनऊ का अस्पताल है। उन्होंने निजी अस्पतालों पर ही भरोसा किया और वो निजी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज किए। उनको हमारे अपने अस्पताल पर भरोसा नहीं था कि यहाँ पर इलाज ठीक हो पाएगा। अगर मैं अरविंद केजरीवाल और उसके किसी आदमी की आलोचना कर रहा हूँ तो ये जोगी जी के मंत्री पर भी प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी वही किया जो अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने किया। मतलब जो भी नेता अफसर लोग हैं वो अपना इलाज बढ़िया कराते हैं। उनका बच्चा बढ़िया अस्पताल में, स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया कॉलेज में पढ़ता है, हो सकता है देश विदेश में पढ़े। आप सरकारी निगम में जाइए, सरकारी स्कूल में पढ़िए, सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए। सरकार आपके लिए है, सरकार स्वयं अपने लिए नहीं है। ये एक बहुत ही मैं तो कहूँगा कि चिंता करने वाला बात है, सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, सरकार एक तरह से इंडोर्स करती है अपना व्यवस्था को, अपने काम को। वो लोगों को अपने काम से मैसेज देती है कि देखिए, मैंने स्वयं भुगता है, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था मेरा बड़ा बढ़िया है, चाक चौबंद है और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं स्वयं जा करके इलाज करवा रहा हूँ। मुझे बढ़िया से याद है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी
अपना स्वास्थ्य की जांच एम्स में करवाते थे, क्योंकि उनका इलाज एम्स में ही होता था। ऐसा मैंने सुना है कि एम्स में उनका इलाज होता था और वो एम्स में ही जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर टीवी पे आता है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स में पहुंचे हैं या कोई और सरकारी अस्पताल पहुंचे, तो ये एक तरह से सरकारी अस्पताल का इंडोर्स होता है, लोगों का भरोसा जमता है उस सरकारी अस्पताल पर, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नेता अपने लिए अलग मानता है, आपके लिए अलग मानता है, ये सब देख रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज आज देश में हुआ। आज दिल्ली और दिल्ली के उपराज्यपाल में वापस एक विवाद चरम पर आया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो क्यों ऐसा कुछ बात होता है, क्योंकि 27-28 राज्य हैं हमारे देश में, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल का विवाद सिर्फ दिल्ली में क्यों है? मतलब बाकी जगह राज्यपाल नहीं है क्या? राजस्थान में भी विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की वहां पर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो खैर अब आ गई, उसके पहले तक विपक्ष की सरकार थी। लेकिन हमने वहां पर राज्यपाल और उसका विवाद नहीं देखा। दिल्ली में अटल जी की सरकार थी, शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस की सरकार थी, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, इसी दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे। मतलब कई लोग और भी देश विदेश में, मतलब सॉरी पूरे देश में बहुत सारी सरकारें हैं जो अपना मतांतर खुल करके सामने आने नहीं देती, या मतांतर ही नहीं होता। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब से दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका एक ही टसल रहता है कि जो राज्यपाल फलाना बात कहेंगे तो राज्यपाल नहीं करने दे रहे हैं, या राज्यपाल महोदय ने ये किया, राज्यपाल महोदय ने ये किया। एक लाइन वो जरूर जोड़ना नहीं भूलते कि राज्यपाल नहीं, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहे पर सिखावे। मतलब जितनी संवैधानिक सीट का अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है, उतना अपमान तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, इतना चीन जापान ने भी नहीं किया है जितना वो अरविंद केजरीवाल ने हमारा किया है। लेकिन अब इस पर केजरीवाल और उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे, उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे मित्रों, आज का जो विषय था वो विषय है कि आप सबको पता है कि चीन से हमारा एक टसस है। चीन के बहकावे पर पाकिस्तान फायर खोल दिया है। आज उसने एक ड्रोन भेजा, ड्रोन से कुछ अपने आकाओं के लिए कुछ हथियार भेजने का प्रयास किया है वो आज। लेकिन हमारे जो जवान हैं, हमारे जो रणबांकुरे हैं, वो उसका मुकम्मल जवाब दिए हैं और उसको भरपूर, बल्कि उस ड्रोन को मार गिराया गया है और वो हथियार पकड़ा गया है जो आज उसमें आया था। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल पर जब कोई चर्चा होता है तो हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां, सभी नहीं, वो बजाय इस बात के बच्चा बाबू क्या आप कैमरे पर आकर के अपनी बात रखना चाहेंगे? अगर आपको लगता है भारत चीन जापान पर आप अपनी बात रखना चाहें तो आप नीचे लिखिएगा, मैं आपको कैमरे पर आमंत्रित करूंगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि आपकी राजनीति माइलेज अलग हो सकती है। आप बिल्कुल चाहते हैं कि मोदी जी हटें और आप प्रधानमंत्री बन जाए। सच्चाई तो ये है कि मैं भी चाहता हूं कि मोदी जी हटे और मैं ही प्रधानमंत्री का शपथ ले लूं, राष्ट्रपति बन जाऊं। ये सब मेरे भी मन में ख्याल आता है, लेकिन ख्याल आना और बन जाना दोनों अलग अलग बात है। उसके लिए 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए, तब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं टीवी पर, ट्विटर पर और वीडियो जारी करके मैं प्रधानमंत्री नहीं, गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। गांव के प्रधान बनने के लिए भी काम करने की जरूरत है और वो उसके लिए देखना पड़ेगा कि मैं उस योग्य सफल हूं या नहीं। खैर, आज दिन भर की बकवास, मैं तो उसको बकवासे के श्रेणी में होता हूँ, क्योंकि टीवी पर जो आता है वो खबर आती नहीं है, बकवास आता है। मैं बड़ा बहुत साफ से देता हूँ, क्योंकि टीवी पर एक चैनल पर आ रहा है तो उस पोर्ट्रेट ऐसे हो रहा है कि जी भारत सरकार ने बिल्कुल गलत किया। वही समाचार दूसरे चैनल पर आता है तो ऐसे पोर्ट्रेट होता है कि जी 1947 में नरेंद्र मोदी काहे नहीं देश में जन्म ले लिए थे।
1952 के चुनाव में मोदी कहे नहीं प्रधानमंत्री बनकर, मतलब ये इस तरह की मतलब न्यूट्रल समीक्षा किसी भी चैनल पर नहीं हो रहा है, इवन सरकार के चैनल हो या निजी चैनल हो। तो मैं चैनल पर सिर्फ यही कहूंगा कि ये बकवास हो रहा है और कुछ नहीं। खैर, इससे ज्यादा जरूरी और इससे ज्यादा अहम ये था कि क्या हम अब इस विषय पर विचार करना चालू कर दें कि भाई ये जो हमारा देश है इसमें अब ये मांग जोर पकड़ने लगे कि भाई हम लोगों को ये विषय पर सबसे पहले विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान, चीन, जापान का इलाज जरूरी है या उनके जो यहाँ पर पैदावार है उनका इलाज जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का मनोबल तोड़ते हैं, हमारे राजनीतिक दल पर एक दूसरे के माइलेज लेने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और इससे होता क्या है कि हमारा एनिमी जो है वो उसका फायदा उठाता है। भारत चीन टसल पर एक भी विपक्ष का नेता ये अपना बयान आकर के नहीं दिया कि चीन ने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है या चीन गलती कर रहा है। एक ने भी बड़े बड़े जुमरिक एक भी राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये चीन को नहीं करना चाहिए था, चीन हमारे संप्रभुता पर प्रभाव नहीं डाल सकता, हमको चीन का मुकाबला करना चाहिए। लबो अब ये है हमारे नेताओं का कि जी देखिए ये तो मई में हो गया था, आप लेट क्यों किए। कोई कह रहा है कि जी इतना 1000 किलोमीटर इतना किलोमीटर भीतर आ गए, आप क्या कर रहे थे। हमारे देश के मुख्य विपक्ष दल के मुख्य नेता वीडियो बना के कर रहे हैं कि मोदी जी आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। मतलब वो समझ में नहीं रहा था कि जब उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे। ये विषय पर कभी नहीं बताएंगे। अभी विपक्ष के रूप में वो क्या सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अंततः देश ना तो नरेंद्र मोदी का है ना राहुल गांधी का है। ये जो देश है वो ना तो नरेंद्र मोदी का है ना ही राहुल गांधी का है। ये देश हम सबका है, हम सबको इस देश में रहना है। मोदी जी आज है कल नहीं रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, इंदिरा जी नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे, चंद्रशेखर जी नहीं रहे, विश्वनाथ प्रताप जी नहीं रहे, चौधरी चरण सिंह जी नहीं रहे, नरसिंह राव साहब नहीं रहे। मोदी जी भी कौन सा आपको परमानेंट है, क्योंकि यह जन्म मोदी जी कोई आप मतलब परमानेंट अमृतपान तो करके आए नहीं है कि वो परमानेंट ही रहेगा। हर आदमी का समय है, उम्र है, आएंगे जाएंगे। लेकिन हाँ मुझे याद है कि मोदी जी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कामों का आज बखान किया जा रहा है। मैं इस बीच राकेश धुलिया जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। धुलिया जी लिख रहे हैं कि सर यही तो है, मोदी जी नहीं होते तो ये देशद्रोही सामने कैसे आते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात एक तरह से ठीक है कि हाँ आप ये कह सकते हैं कि वो पूंछ को हाथ रख दिया और सबके सब लोग एक्सपोज हो गए। धुलिया जी के तरफ से तो ऐसा ही लग रहा है। एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं राहुल गांधी जी हूँ या कोई और हो, एक चीज और आपने मार्के की बात कही। 2-3 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी पर है। वो कुछ वामपंथी दल के कुकुरमुते की तरह से उभर आए नेता है और कुछ स्थापित नेता है। किसी ने पूरा कोरोना काल में एक बार भी कहीं कोई बयान, ट्विटर, वीडियो नहीं लगाया, चाहे सरकार की आलोचना भी नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि मैं 2 पैकेट छोटे 2-2 रुपये वाले बिस्कुट बांट रहा हूँ, इसी का फोटो खिंचवा रहा हूँ, या 2 किलो चना ही मैंने बांट दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जैसे भारत चीन का टसल शुरू हुआ है, ये वामपंथी दल अपना नाक फनी आगे लेकर के ट्वीट करने लगे हैं और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, सरकार की असफलताओं का गुणगान करने लगते हैं। मतलब उन्हें कोरोना, विश्वव्यापी कोरोना में मरने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। कोरोना महामारी में सरकार का कोई समर्थन किया जाए या सरकार की आलोचना ही की जाए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके आका चीन पर अगर ऐसे कुछ असर पड़ता हुआ उन लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। मतलब वो भारत में बैटिंग, भारत के पिच पर चीन की तरफ से बैटिंग करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मैं ये अब क्यों न लगाऊं कि ये ऐसा संभव है कि नहीं, क्योंकि आपने एक बार अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, समाचार चैनल पर आकर के एक बार भी आपने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं और चीन की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अपने सेनाओं के साथ बंदूक लेकर के तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमने जीवन में कभी बंदूक उठाया नहीं, हम तो बकवास करने के प्रैक्टिस वाले लोग हैं। लेकिन कम से कम उन लोगों का लंच पहुंचाने का काम करेंगे, फौजियों का जूता पॉलिश करने का काम करेंगे, फौजियों के लिए कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ हो। ऐसा क्या कभी किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है क्या?
इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। बाकी जो विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं उन सब लोगों ने एक ही सुर में एक ही बात का लब बोलो आप जो एक बात का था, चाहे वो कोई हो नाम का शिकार सारे विपक्ष मतलब रेस्ट ऑफ भाजपा एक ही लाइन पर है कि जी चीन अब तक कब्जा कर ले तो आप क्या करें, फलाना कब्जा कर ले तो क्या कर रहे हैं। ये इस पर ही उलझा हुआ है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए इस विषय पर किसी ने समर्थन देने का प्रयास नहीं किया। जो मुझे ये दिन भर की लबोलबाप से जो मैं राजनीतिक दलों की तो बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि राजनीतिक दल की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो सब अपनी अपनी पार्टी लाइन पर बोलेंगे। कुछ राजनयिकों का इंटरव्यू आ रहा है और कुछ फौज के पुराने जर्नलों का आ रहा है। आज तो एक चैनल पर 1962 के लड़ाई में भाग लेने वाले लड़ाकों और वीर बांकुरों का भी आया था। मैं उनके आधार पर जो असेसमेंट निकाला है, जो मेरे मन में आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद दें और अगर उसमें कुछ गलत हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। ये बात फैक्ट है कि चीन हमारे देश के आज़ादी के पहले से भारत चीन सीमा को मानता नहीं है। हमेशा से उसका विवाद रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जब देश अंग्रेजों के जी में था, हमारा भारतवर्ष, एक अंग्रेज अफसर माइक मोहन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। चीन उस वक्त दबाव में आया और उसने एक लाइन खींच दी जिसको हम माइक मोहन रेखा कहते हैं नक्शे पर कि ये है जी, इसके इधर तुम हो, इसके उधर। उस वक्त एक गलवान उलान घाटी सब भारत का हिस्सा था, उसके आगे भी 36,000 वर्ग मील भारत का हिस्सा था। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन ने आक्रमण कर दिया। उसमें मैं पंडित जी को दोषी नहीं मानूंगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पंडित जी कभी ये नहीं चीन को फोन किए होंगे कि आज अपना फौज लेकर के, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहेगा। वो साफ दिल के आदमी थे। उस वक्त चीन का राजनयिक हमारे देश में आया था और बोला था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और भाई भाई कहा और इधर भाई के पीठ में छुरा मार दिया। पंडित जी असहज हो गए, उनका मौत हो गया इस गहरे सदमे से। उन्होंने अपना जान दे करके अपनी सफाई दी, मैं इस बात को मानता हूं। एक चीज आजकल नया आया है, असल में होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं रखूंगा। ये बच्चा बाबू बिहार के भोजपुर जिला आरा का रहने वाले, बबुरा का रहने वाले हैं। इनका के वरिष्ठ आईएएस अफसर थे, बड़ी मतलब आईएएस के टॉप लेवल का अफसर थे, हमारे बड़े बढ़िया जानकार थे। क्योंकि मैं रामसुंदर दास वगैरह, राम बहादुर सिंह वगैरह से मेरा बड़ा, कपिल देव बाबू, इन लोगों का मेरा बड़ा सानिध्य प्राप्त रहा है। मुझे बहुत प्रेम करते थे ये सब लोग, मुझे अधिकार होता था इन लोगों से कुछ भी कह दे, कुछ भी पूछ दें। तो एक बार राज्यसभा की बात चल रही थी कि राज्यसभा में भेजना है, तो ये वो उनको ऐसे सब बात चल रहा था। तो हमने उनको बोला कि फलाना बाबू, लालू जी आपसे ऑप्शन दिए तो थे राज्यसभा में जाता, कहीं नहीं गए, लोग लालायित होते हैं। उन्होंने एक बात कहा, वो मैं हल्के में नहीं, बड़ा सीरियस कह रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा देखो राकेश, मैं जब अफसर था ना तो कई तरह के अच्छे और बुरे काम किए हैं। अधिकारी की मजबूरी में कुछ हो गया है, कुछ जरूरी में कुछ हो गया है, कुछ जवानी के जोश में हो गया है, कुछ अति उत्साह और तामस में हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नाती पोते के बीच में बैठा रहूं और सामने टीवी पे आए कि फलाना आदमी की बाल्यकाल की ये कहानियां वीडियो साथ में, फलाने आदमी जो राज्यसभा में जा रहे हैं उनकी फलानी रंगरेलियां स्टेटमेंट साथ में। राकेश, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं अब अपनी आराम से जीवन मोटी पेंशन मिलती है, बच्चे मेरे अच्छे अधिकारी हैं, सुखमय जीवन जिएगा। राज्यसभा में और बनकर के मैं क्या करूंगा। उनका कहने का मतलब है कि आप राजनीति में आएंगे ना तो आपकी जड़ पब्लिक हो देगी, आपका पीछे आगे आपने क्या क्या किया है वो सबका बखान होगा। ये बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ कि श्री राहुल गांधी जी का जब एक वीडियो ट्वीट आया कि मोदी जी आप काहे डरे हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जड़ें खोद दी। मतलब 1952 से लेकर के अब तक की सारी इतिहास सामने रख दी। हमको ये बात पता नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962-67 के लड़ाई में एयरफोर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। मतलब ये आज जाना है, आज आया और ये ऑफिशियल बयान है, इसको मतलब झुठलाया नहीं गया। कांग्रेस ने भी इसको कहा, हालांकि वो घुमा के कहा कि जी जरूर नहीं थी, बिहार में अकाल आ गया था, हमको अमेरिका से गेहूं ले, बिहार में बाढ़ आ गया था, तो चीन पर लड़ाई पर क्या फर्क था भाई, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ। मतलब अभी पूरा मेरे गांव में बलिया में बच्चा बाबू बबुरा से सुन रहे हैं, शायद इनके यहाँ भी बारिश लगातार हो रही है। मैं अपने गाँव में फोन किया था तो 3 दिन से बारिश बंद ही नहीं हुई। तो अब क्या करे, चीन का मतलब लद्दाख बॉर्डर पर से फौज वापस बुला ले, बलिया में बारिश हो रहा है, आप फौज वापस आ जाओ। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को वायुसेना का इस्तेमाल
ना करने के लिए सलाह किसने दी, कौन से दबाव में थे? मतलब जो बार बार मोदी जी अपने हर असफलताओं की ठीकरा जवाहरलाल नेहरू के सर पर फोड़ते हैं, आप तो स्वयं अपना सर दे दिए, फोड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके ठीकरे के सामने आपने अपना सर दे दिया। इसी को कहते हैं अपरिपक्व राजनीतिक। मैंने कल राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते वक्त कहा था कि राहुल गांधी बहुत प्यारे इंसान है, कभी कभी अति गंभीर और कभी बहुत ही हल्के शब्दों के प्रयोग और राजनीति कर देते हैं, उनको इसमें अस्थिरता लानी चाहिए। वो गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनको गंभीर व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहिए और देश दुनिया उनकी इस बात का सम्मान दे, ऐसा राहुल गांधी जी को करना चाहिए था। राहुल गांधी जी एक बयान में कि हथियार क्यों नहीं था, हम लोगों को पता करने पर मजबूर कर दिया। जानकारी आ गई कि हथियार क्यों नहीं था, ये राहुल गांधी ने साइन किया था जिनपिंग के साथ। उसमें एक वीडियो सामने आया है, फोटो, जिसमें प्रियंका जी और राहुल वाड्रा जी भी थे। मैं नहीं समझ पा रहा था कि उस वक्त प्रियंका और राहुल वाड्रा किस हैसियत से विदेशी मेहमान के साथ खड़े हैं जो वहां के राजनयिक हैं, ये अब देश दुनिया जानना चाहती है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा तब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी, पार्टी में कोई पोजीशन नहीं था। राहुल वाड्रा तो आज भी मेंबर नहीं है, राहुल वाड्रा आज भी मेंबर नहीं है। प्रियंका जी तो खैर महासचिव हो गए, लेकिन अब हुई है यूपी चुनाव का टाइम। ये मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में था, जब वहां का जिनपिंग आए थे तो सोनिया जी मिल रहे थे, मनमोहन सिंह को बगल में खड़ा कर रहे थे, वीडियो ये था। और सोनिया जी से हाथ मिलाए और बोले कि इनसे भी मिल लीजिए, ये भी एक आदमी है देश में प्रधानमंत्री, इनका नाम घोषित कर रखा है। बाद में जिनपिंग को मिला, उनको साइड में बैठा दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, हमारे तरफ भोजपुरी में कहते हैं कि आप किसी को उंगली उठाते हैं तो बाकी तीन आपके तरफ है, ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे राजनयिक लोगों को, हमारे पत्रकारों को, हमारे बुद्धिजीवी को क्या हो गया है? लड़ाई चीन के साथ है, लड़ाई नेपाल के साथ है, लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, और आप लड़े न मोदी के साथ रहे। देखिए, मोदी के साथ आप खूब लड़िए, मैं आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। मोदी के साथ तो मैं भी चलता हूँ, एकदम सब फुटों वाला लड़ाई। मैं तो वो अगर एसपीजी ना हो तो मैं गुथम गुथी वाली लड़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन उससे राष्ट्र का क्या हित होगा, ये बात सामने आनी चाहिए। मोदी जी के विरोध में हजारों तरह की बात है। कोरोना पर असफलता, कोरोना की बीमारी का असफलता, बाढ़ पर असफलता, बेरोजगारी में रोजगार ना देने की असफलता, कई तरह की चीजें आप निकालिए तो सही। लेकिन इन सब के को छोड़ करके आप चीन को तहरीर दे करके अगर मुद्दा उठाते हैं तो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपकी मंशा ठीक है ना। तभी मेरा हेडिंग बनता है कि क्या ये जरूरी नहीं है कि हम चीन, पाकिस्तान और नेपाल से पहले उनके पैरोकारों को ठीक करें, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा बाबू समझ पाएंगे उस बात को। हमारे यहाँ पलानी उठाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें से 10-15 आदमी में से 5 आदमी उसको खींचने में लगता है, मतलब नीचे खींचता है। तो जो आदमी नीचे खींचता है तो उसको जो उठाएगा उसको डबल ऊर्जा लगानी पड़ती है। एक तो उसके खींचने वाले को न्यूट्रल करने की ऊर्जा और एक उसको उठाने की ऊर्जा, मतलब डबल ऊर्जा लगता है। कई लोग चिन्हित हो जाते हैं कि भाई ये खींचने वाले लोग, तो उनको कह देने आप बाहर रहिए, इनको आप रहने या बाहर से मनोबल बढ़ाइए, हम आराम से उठा लेंगे। तो अगर आप देश में इस तरह की राजनीति करेंगे तो फिर लोग आपको वही कह दें कि भाई आप राजनीति से बाहर ही हो जाइए, क्योंकि आप बाहर हो जाएंगे तो देश का ज्यादा भला करेंगे। आप राजनीति के केंद्र बिंदु में है तो इससे देश का नुकसान हो रहा है। अब ये समय आ गया है ऐसे लोगों को चिन्हित करने का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने का। वो राजनीतिक भी हो सकते हैं, वो उद्योगपति भी हो सकते हैं, वो पत्रकार, लेखक और सामान्य इंसान भी हो सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर कई जगह पर आप देखते हैं कि वो कोई ना तो बहुत बड़ा पत्रकार है, ना बहुत बड़े नेता है, ना कुछ है, हमारे जैसा साधारण आदमी, लेकिन फेसबुक पर सरेआम भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि इतना किलोमीटर घुस गया, इतना किलोमीटर घुस गया, तुम कहाँ सो रहे थे। अब राहुल गांधी जी के ये प्रश्न पूछ देने से लोगों को ये पता चला कि जब से 1952 से देश आजाद हुआ, चीन बॉर्डर पर कभी कोई सड़क निर्माण का काम इतनी तेजी से नहीं हुआ जो आज हो रहा है। चीन की बौखलाहट ये है कि भाई भारत अब सड़कें बनाने लगा, विकास करने लगा, मेरे मुकाबले श्रम है उसके पास, मेरे मुकाबले जनसंख्या है उसके पास, मेरे से ज्यादा टैलेंट है उसके पास, तो ये तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर इसी तरह से वो विकसित हो गया तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और दुनिया में माल बेच बेच करके जो हमने दाम कमाया हुआ है उसको तो एक ज्यादा कंपटीटर हो जाएगा। तो भारत को उलझाओ, और भारत को उलझाने से पहले हमें कुछ नहीं करना है। हमारे वहाँ खास लोग हैं जिनको हम बड़े बड़े होटलों में ले आकर के ट्रीट देते हैं, बढ़िया भोजन कराते हैं, पुरस्कार देते हैं, हो सकता है माल भी देते हो। मेरे पास इसका सबूत नहीं है,
कि कोई माल वाल भी देते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर बिना कुछ चीज मिले, बिना कोनो इन्फ्लुएंस के भारत का नागरिक भारत सरकार की इतनी ज्यादा विरोध करेगा क्यों? कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई तो देश होगा। पहले तो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से एनजीओ के माध्यम से मिलने वाली मोटी रकमों को रोक लगा दिया है। तो वो जो मोटे मोटे खाल वाले लोग हैं जो कोई ना कोई एनजीओ बनाकर आते थे और बढ़िया गाड़ी में चलना, बढ़िया होटल में ठहरना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना और बढ़िया बढ़िया माहौल में रहना, देखने ऐसा लगता था जैसे ये कहीं का बहुत बड़े उद्योगपति या कोई धंधा सेठ हो। क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका कपड़ा उपड़ा, रहन सहन बहुत शानदार होता था। पता करो कि आप काम क्या करते हैं तो कुछ भी नहीं। भाई काम नहीं करते, इतनी महंगी गाड़ी में चलते कैसे, इतना महंगा रहन सहन आपका कैसे है? वो उसका जवाब उनके पास नहीं है। उनके पास एक एनजीओ का पैसा आता था, चलता था, और जो एनजीओ के माध्यम से विदेश से पैसा देती थी वो हमारे सरकार को स्थिर करने के लिए इन लोगों को कहते थे कि जब भी कोई विकास का, डेवलपमेंट का काम आओ, आप तुरंत क्षेत्रीय विकास के नाम पर धरना दे दो। कभी जल सत्याग्रह करने लगो, कभी कोई एरनार प्रोजेक्ट लगे तो उसका विरोध कर दो, कभी कोई पावर प्रोजेक्ट लगे तो उसका विरोध कर दो। मतलब देश में विकास ना हो इस बात के लिए कभी मजदूर के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ नाम पर करके, आप कभी प्रदूषण और पर्यावरण के नाम पर, मतलब कुछ ना कुछ करके एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब किए रहो। कंपनी ना बनने पावे, चाहे टाटा नैनो को सिंगूर से गुजरात जाना पड़ जावे, चाहे एरनार को बंद करके बाहर जाना पड़ जावे, ये हो जावे, तो ऐसा करता था। मोदी जी ने इस पर रोक लगा दिया। ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है तो वो कोई ना कोई बहाना दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल चीन ऐसे चिन्हित कर रहा है जैसे अलकायदा वाला आदमी कोई बाढ़, भूकंप, ऐसे गरीबी भूखमरी वाले लोगों वाले बच्चों को चिन्हित करता है जिनके घर खाने पीने का नहीं होता। उन बच्चों को बुलाता है, उनको 1000-500 रुपया उनके घर वालों को मदद दे देता है, और वो सब क्या करते हैं कि उसी के बल पर हमारे अपने देश को स्थिर करते हैं और अलकायदा में भर्ती हो जाते हैं। आरिफ वो क्या नाम है उसका, उसके टीम में लग जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरह के ही बात करेंगे तो अब समय आ गया है कि हमें उन लोगों को चिन्हित करके उनको बहिष्कार करना चाहिए, उनसे पेट छुड़ाना चाहिए। अंत में मैं चीन क्यों उकसा रहा है जो मेरी समझ आ रही है मैं बता रहा हूँ। चीनी सीमा तक भारत ने अपना सड़क निर्माण कार्य करीब करीब पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत रह गया है। राजनाथ सिंह जी अभी इसी कार्यकाल में जब वो रक्षा मंत्री बने थे, अभी तो साल भर ही सरकार को हुई है, उन्होंने एक बहुत बड़े पुल का निर्माण किया था। उस पुल के बाद और भी निर्माण, चीन चकरा गया कि जो भारत यहाँ आने की नहीं सोच रहा था, मेरी मर्जी जहाँ तक जाकर मैं घूम के आ जाता था, अब भारत पुल का निर्माण करने लगा है, तकनीक में उन्नति का निर्माण करने लगा है। अगर इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया तो ये ड्रैगन को हड़प लेगा, निगल जाएगा, इतनी क्षमता भारत में है। तो इसको डिस्टर्ब करो, इसको लड़ाई में उलझाओ, इसको विकास के नाम पर उलझाओ और अपने लोगों के द्वारा अंदर राजनीति में उलझाओ, तब जाकर के ये उलझेगा। अगर खुला छोड़ दिया गया तो बहुत कम समय में नरेंद्र मोदी जी ऐसा एक ईमानदार और देश के प्रति वफादार राजनेता, आजकल देश का प्रधानमंत्री है, तो इस स्थिति में अगर उसके पास, उसके पाँव में पैकल अगर नहीं डाला गया तो वो दिन दूर नहीं जब चीन को कब्जा कर लेगा, चीन से बहुत आगे निकल जाएगा। इसी डर से चीन अपने सारे गुर्गों को खुला छोड़ दिया है, कह दिया है कि आप भारत को स्थिर करने में लेख लिखो, टीवी पर बहस कराओ। आप समाचार चैनलों पर भी देखिए, कई पत्रकार जो अपनी बहस का लबोलबाब रखते हैं, उस बहस को ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं ना, वो सामने वाले से उगलवाना चाहते हैं, वो एक शब्द बोल दे कि हाँ, हमारा सरकार गलत है। मैं कई फेसबुक पर देख रहा हूँ, ट्विटर पर देख रहा हूँ, कई लोग यूट्यूब पर इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि कई समाचार चैनल के जो वरिष्ठतम पत्रकार थे अपने कुबुद्धियों के कारण नौकरी से निकाले जा चुके हैं। अब उनके पास काम धाम है नहीं, तो यूट्यूब पर हमारे जैसे वीडियो बना रहे, जैसे मैं बना रहा हूँ, फेसबुक लाइव बोल रहा हूँ आपके सामने, उनको उनका फैन फॉलोअर है तो वो लोग ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं, तो वो लोग अनप शनप बकवास पूछते रहते हैं और कोशिश करते हैं अपने पुराने मेजर जनरल से या पुराने राजनयिकों से कि किसी तरह की ऐसी बात निकाले जिससे वो मोदी के विरुद्ध बोल दें, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि मोदी के विरुद्ध बोलने के योग कुछ है ही नहीं, क्योंकि मोदी ने तो मुकाबला डट के किया है और पुरजोर किया है, सेना को फ्री हैंड दे दिया है। इसी से चीन बौखला रहा है और इसी से चीन के समर्थक भारत में भी देश के द्रोही लोग बौखला रहे हैं। हमें उन लोगों को चिन्हित करना है, उनका बहिष्कार करना है, तभी जा करके देश विकास कर पाएगा और देश एक मुकाम हासिल कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ महाबली से कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम।